देखो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे जो आयंस हैं उन पर हमने उसको अप्लाई किया और देखा कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो उसको कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हमने पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके और फिर हमने देखा कि ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है और इन आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू और फाई इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है और तीनों के रेस्पेक्टिवली हमने इसको सॉल्व किया तो हमें अलग अलग चाहे वो कैपिटल एफ फाई वेव फंक्शन हो या कैपिटल टी थीटा वेव फंक्शन हो या हमारे पास में कैपिटल आर स्मॉल आर वेव फंक्शन हो, इनकी लिए ये वैल्यूज जो हैं वो हमें मिली जब हमने इसको सॉल्व किया। और इसमें हमने देखा कि ये दो चीजों से मिलकर के बना होता है। ये टोटल वेव फंक्शन जो है जो आर थीटा और फाई का है, इसमें से एक पार्ट तो वो होता है जो रेडियल पार्ट होता है और एक पार्ट वो होता है जो एंगुलर पार्ट होता है। जो रेडियल पार्ट है वो बताता है कि जो हमारे पास में जो साइज है वो जो ऑर्बिटल है उसका साइज क्या है और एंगुलर पार्ट जो है वो हमें बताता है कि उस ऑर्बिटल का शेप किस तरीके से है। और इसको देखने के लिए हमने यहाँ पे इस टेबल को भी देखा जिसमें हम देख रहे हैं कि जहां L की वैल्यू 0 है वहां पर आप देखोगे कि सिर्फ रेडियल पार्ट सिर्फ इंक्लूडेड है और जहां पर L की वैल्यू 0 नहीं है मतलब कि 1 हो या 2 हो या 3 हो तो वहां पर हम देख रहे हैं कि उसमें जो थीटा और फाई वाला जो पार्ट है वो भी होता है। ठीक है ना। तो इसके बिहाफ पर हमने कुछ यहाँ पर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स निकाले थे जो साई और जो डिस्टेंस था जो हमारा रेडियस जो एटम का जो रेडियस है आर इसके बीच में हमने एक ग्राफ खींचे तो कुछ इस तरह के ग्राफ हमें देखने को मिले थे। और साई स्क्वायर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसका ग्राफ जब हमने इस डिस्टेंस के साथ में ड्रॉ किया तो कुछ इस तरह का ग्राफ आया। और क्योंकि ये साई स्क्वायर का ग्राफ है जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये हमेशा पॉजिटिव में आता है जबकि साई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ सकती है जो मैंने आपको कल भी बताया था। और फिर हमने यहाँ पर देखा कि प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दोनों एक ही चीज हैं या दोनों अलग अलग चीजें। तो उसमें हमने पाया कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो एक अलग चीज है और जो प्रोबेबिलिटी है वो डिफरेंट चीज है। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और जो वॉल्यूम है जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से आगे की तरफ मूव करते जाएंगे वैसे वैसे वो जो छोटा छोटा जो डिस्टेंस है वो वॉल्यूम उसके साथ में जब हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एक प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। ठीक है ना। और वो प्रोबेबिलिटी के लिए जब हमने इस ग्राफ को खींचा जो रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व था वो हमें कुछ इस तरह का नजर आया। ठीक है ना। और इसमें ये जो पोर्शंस आपको दिख रहे हैं जिसकी वैल्यू यहाँ पर आर पर 0 है या 0 के आसपास है इनको हम रेडियल नोड्स कहते हैं। ठीक है ना। सो ये हमने 1s 2s और 3s ऑर्बिटल के लिए देखा और इसको अगर हम कंबाइंड फॉर्म में देखें तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। और जिसको हमने यहाँ पर उस एटॉमिक मॉडल से समझने की कोशिश की थी कि अगर हमारे पास में यहाँ बीच में न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो ब्लैक बैंड दिख रहा है, ब्लू बैंड दिख रहा है और जो ग्रीन बैंड दिख रहा है, ये जो बैंड्स हैं ये जो एक्चुअली हैं वो क्या है, ये अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं। ये ब्लैक बैंड जो दिख रहा है वो आपका 1s ऑर्बिटल है, जो ब्लू बैंड दिख रहा है वो 2s ऑर्बिटल है और ग्रीन जो बैंड है वो 3s ऑर्बिटल है। और यहाँ जो व्हाइट बैंड्स आपको दिख रहे हैं वो नोडल प्लेन्स हैं। तो इस तरह से ये हमें जो ग्राफ अभी हमें यहाँ पर हमने जो देखा ये जो 3s के लिए जो ग्राफ है, जो ग्रीन कलर का ग्राफ है जो आपको इस तरह से दिख रहा है कि जिसमें 3 एम्पलीट्यूड्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वही सेम एम्पलीट्यूड्स आपको यहाँ पर नजर आते हैं जब आप देखते हो कि
शुरू में प्रोबेबिलिटी कम होती है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, फिर उसके बाद में मैक्सिमम होने के बाद में डिक्रीज होगी, और फिर उसके बाद में फिर 2s जब होगा तो वहां पर इंक्रीज होती जाएगी, मैक्सिमम होने के बाद फिर डिक्रीज होती है, देन फिर जब 3s ऑर्बिटल आता है तो फिर इंक्रीज होना शुरू होती है और मैक्सिमम के बाद में डिक्रीज होकर के वो 0 के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल और 3s ऑर्बिटल के लिए जो वेव फंक्शन था उसको हमने देखा, और रेडियल जो प्रोबेबिलिटी कर्व है उस पर हमने बात की। अगर हम इसी तरह का जो ग्राफ है, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज जो हमने s ऑर्बिटल के लिए की है, वही एक्सरसाइज अगर हम p ऑर्बिटल के लिए करते हैं, मतलब कि अगर हम वही रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है या रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व है, इसको अगर हम प्लॉट करें तो सेम इसी तरह के जो कर्व हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ये जो कर्व है जो 1s के लिए आया है, वही कर्व हमें 2p के लिए हमें देखने को मिलेगा, और ये जो कर्व जो 2s के लिए आया है, वही कर्व हमें 3p के लिए देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर हम इसको p ऑर्बिटल्स पर अप्लाई करें तो सेम टाइप के मैक्सिमास और मिनिमास हमें यहाँ पर मिलते हैं। और अगर हम इसको 3d ऑर्बिटल पर अगर अप्लाई करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि d ऑर्बिटल्स पर अप्लाई करते हैं, तो ये जो ग्राफ हमारे पास में ये जो कर्व आया है जो 1s के लिए है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यही सेम जो ग्राफ है वो हमें आता है 2p के लिए, और यही सेम ग्राफ जो है वो हमें मिलता है 3d के लिए, और ये जो 2s के लिए ग्राफ मिला है वही ग्राफ हमें मिलता है 3p के लिए, और ये मिलता है 4d के लिए। ठीक है ना, इसी तरह से लाइकवाइज हम आगे मूव करते रहते हैं। तो इस तरह से ये जो ग्राफ है, जो रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व या फिर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये सेम मिलते हैं, चाहे हम s ऑर्बिटल की बात करें, चाहे हम p ऑर्बिटल की बात करें, या हम d ऑर्बिटल्स की बात करें, या आगे हम f और g और h i j जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उन सब में हम बात करेंगे, तो सेम इसी तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। तो इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो सभी ऑर्बिटल्स हैं वो रेडियली अगर हम देखें, क्योंकि दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट, तो रेडियली अगर हम देखें तो सभी ऑर्बिटल्स स्फेरिकल शेप के हैं, मतलब कि गोल गेंद की तरह जो शेप है वो उनकी है, जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व जो एक जैसा मिल रहा है उससे हमें पता चलता है। लेकिन हमें पता है कि जो वेव फंक्शन है वो दो चीजों से मिलकर के बना है, पहला उसका रेडियल पार्ट और दूसरा उसका एंगुलर डिपेंडेंस। तो अगर हम s ऑर्बिटल की बात करें तो वहां पर एंगुलर डिपेंडेंस नहीं है, उसकी वैल्यू वहां 0 है, वो केवल और केवल रेडियल जो r की वैल्यू है उस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो एंगुलर डिपेंडेंसी है p ऑर्बिटल की या d ऑर्बिटल की या f ऑर्बिटल की, उसमें हम देखेंगे तो रेडियल डिपेंडेंस के साथ साथ एंगुलर डिपेंडेंस भी आती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो p ऑर्बिटल्स हैं वो डिपेंडेंट हैं जो थीटा और फाई जो है उस पर भी, क्योंकि जो वेव फंक्शन है वो तीन कोऑर्डिनेट से मिलकर के बना, जो हमने बात की थी कि r, थीटा और फाई, और s ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ r पर डिपेंड करता है, और जबकि p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल्स और आगे के जो ऑर्बिटल्स हैं वो थीटा और फाई पार्ट पर भी डिपेंड करते हैं इन एडिशन टू r। ठीक है ना, r के अलावा भी। तो जो ओवरऑल ऑर्बिटल का शेप आएगा, अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल का जो ओवरऑल शेप आता है वो किस तरह का आएगा, तो उस ओवरऑल शेप को, अब आपको पता है कि p ऑर्बिटल जो हैं वो तीन तरह के ऑर्बिटल्स आपने पढ़े, एक आपने पढ़ा px, एक आपने पढ़ा py और एक आपने पढ़ा है pz। तो अगर हम एक एक ऑर्बिटल पर बात करें, मान लीजिए कि हम बात करते हैं pz ऑर्बिटल, ठीक है, और ये z क्या है, ये y क्या है, या x क्या है, ये है जो हमारे पास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसकी जो वैल्यू है। तो हमें पता है कि p ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू होती है वो होती है 1। तो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है हमारे पास में +1, 0 और -1, ये तीन वैल्यूज है। तो ये जो जीरो वैल्यू है, दिस वन, ये जीरो वैल्यू जो pz ऑर्बिटल है इसके लिए। और अगर हम इसको, जो हमारे पास में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है
उस पर अगर हम बात करें इसके रेडियल और एंगुलर पार्ट से इसको किस तरह का शेप मिल रहा है, तो हमें पता है कि जो रेडियल पार्ट है, वो रेडियल पार्ट जो शेप देता है वो कुछ इस तरह का शेप देता है, स्फेरिकल, इस तरीके का स्फेरिकल शेप देगा रेडियल पार्ट। और जो एंगुलर पार्ट है, क्योंकि ये दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, तो जो एंगुलर पार्ट है वो पार्ट किस तरीके का शेप दे रहा है, वो पार्ट कुछ इस तरीके का शेप दे रहा है। मतलब जब आप इन वैल्यूज को, जब जैसे अभी हमने पहले जितने भी कर्व्स मिले हमें, उन कर्व से हमने देखा रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या प्रोबेबिलिटी कर्व से हमने देखा कि वो किस तरह के हैं, इस तरह के स्फेरिकल शेप के मिल रहे हैं। और वो मैंने आपको बताया ही था कि तीनों एक्सिस पर कुछ इस तरीके का ये चलता है कर्व, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का कर्व चलेगा। और जब इस तरीके का कर्व चलेगा और ये तीनों डायरेक्शन से जब आप इसको लोगे तो बीच में इस तरीके का आप ये देखोगे कि इस तरीके का एक स्फीयर ये है बन करके आता है। इसीलिए आप बोलते हो कि एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल शेप का है। तो रेडियल पार्ट तो सभी में है, सभी में है, तो एक पार्ट तो चाहे वो p ऑर्बिटल का हो, चाहे s ऑर्बिटल का हो, चाहे d ऑर्बिटल का हो, रेडियल पार्ट हमेशा ये बताएगा कि उसका शेप रेडियली कैसा आ रहा है, स्फेरिकल आ रहा है। अब एंगुलर पार्ट को जब हम ड्रॉ करते हैं और ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह का हमें ये जो डंबल शेप्ड है, इस तरह का शेप हमें देखने को मिलता है। और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, चाहे वो ये रेडियल पार्ट हो या एंगुलर पार्ट हो, तो हमें कुछ इस तरह का शेप मिलेगा, इस तरह का। ये वाला जो पार्ट है, जो स्फेरिकल पार्ट था, ये दिस वन रेडियल पार्ट, ये इस तरीके का शेप मिलता है हमें pz के लिए, जब m की वैल्यू हमारे पास में क्या हो, 0 हो, ठीक है। और हमें पता है कि जो s ऑर्बिटल होता है, इसका जो रेडियल पार्ट होता है, अगर हम इसको 0 मान रहे हैं, ये हमने देखो ये m की वैल्यू हमने 0 मानी है, तो ये जो रेडियल पार्ट है, ये रेडियल पार्ट क्या हो जाएगा, ये रेडियल पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 0। और अगर इस पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमें जो रिजल्टेंट जो ऑर्बिटल का शेप मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कैसा मिलेगा, इस तरह का मिलेगा। ये जो स्फेरिकल पार्ट है, ये पार्ट हमें कैसा मिल रहा है, 0। तो इस वाले पार्ट को जो शेडेड मैंने यहाँ पर ये जो स्फेरिकल पार्ट दिखाया है, इसको आप नहीं दिखाएंगे, और इसीलिए हम p ऑर्बिटल को सिर्फ कैसा दिखाते हैं, इस तरीके का डंबल शेप्ड p ऑर्बिटल दिखाते हैं। लेकिन ये p ऑर्बिटल कौन सा है, ये pz है, या फिर आप इसको कह सकते हैं p0, जहां पर m की वैल्यू क्या है, 0 होगी, ठीक है। लेकिन अगर m की वैल्यू +1 या -1 है, तो हम यहां पर दूसरे ऑर्बिटल्स की बात करेंगे फिर कि px और py कैसा है, ठीक है ना। p0 हमें समझ में आ गया कि p0 जो है वो हमारा pz है, ठीक है ना। और रेडियल पार्ट से मिलकर के बना तो स्फेरिकल भी है और उसमें एंगुलर पार्ट भी है, और वहां पर रेडियल पार्ट हमारा 0 है, तो ये जो एंगुलर पार्ट है उसकी वजह से हमारा ये शेप आ जाता है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें किसकी, कि जब m की वैल्यू +1 और -1 हो, तो अगर हम वेव फंक्शन देखें p +1 के लिए और p -1 के लिए, इन ऑर्बिटल्स के लिए अगर हम वेव फंक्शन देखते हैं, तो यहां पर हमारे पास में एक इमेजिनरी या एक कह सकते हैं क्या, एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पार्ट या एक वैल्यू आती है। और अगर हम इमेजिनरी वैल्यू यहां पर आ रही है, तो हम इसको सही तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते और सही तरीके से ये नहीं बता सकते कि px जो है वो +1 है या -1 है, या py जो है वो +1 है या -1 है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम क्या करते हैं कि जो रियल वेव फंक्शन है वो हमें मिल नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, हम लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं, है ना। ऑयलर्स थ्योरी जो है या ऑयलर्स थ्योरम जो है उसको हम अप्लाई करके और लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेव फंक्शन का हम करेंगे, और हमारे पास में किस तरह के कॉम्बिनेशंस आएंगे ऑयलर्स थ्योरी से, कि अगर हम यहां पे बात करें px के लिए, सॉरी हाँ px के लिए, और ये क्योंकि मान लीजिए कि 2 में है ना, 2px के लिए, तो जो हमारे पास में वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो हमारे पास में वैल्यू आती है ½
और ये हमारे पास में 2p+1 वैल्यू हो सकती है, या फिर हमारे पास में 2p-1 वैल्यू हो सकती है। ठीक है, या फिर हमारे पास क्या वैल्यू आ सकती है, या फिर हमारे पास में वैल्यू आ सकती है, मान लीजिए कि ये 2py हो, तो यहां पर एक इमेजिनरी वैल्यू आ रही है, ठीक है, और वही ये हाफ का अंडर रूट और साथ में वही 2p+1 माइनस 2p-1। ये वैल्यू हमारे पास अब आती है। ये कब आती है? ये तब आती है क्योंकि यहां पर हमने क्या किया है, इसको एडिशन किया, ऐड हम कर रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन हमारे पास में आता है, कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देख रहे हो कि माइनस साइन आया है, हमने इसमें सब्ट्रैक्ट किया है, जो वेव फंक्शन हमारे पास में आ रहे हैं +1 और माइनस, इसको हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये जो वैल्यू है इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो ये जो हमारे पास में 2pz है या pz है या p0 है, वो हमें समझ में आता है कि इस तरह का है। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि जो px और py है, वहां पर हमें रियल वेव फंक्शन नहीं मिलता, और उसकी जगह हम क्या करते हैं, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है और आयलर्स थ्योरम पे बेस्ड है, और उससे हमें ये दो वैल्यूज मिलती हैं। और जो इमेजिनरी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है, इस इमेजिनरी वैल्यू की वजह से हमें इसका सही अंदाजा नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि जो 2px है ये +1 है, यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो +1 है या -1, या फिर ये जो 2py है, इस 2py में जो m की वैल्यू है वो +1 है या -1 है। ठीक है ना, तो वो हम यहां पर नहीं कह सकते, लेकिन हम वहां pz में या p0 में बिल्कुल श्योर रहते हैं कि वहां जो वैल्यू है m की वो क्या है, 0 है। ठीक है ना, सो इस तरह से px और py को जब हम जनरेट करते हैं, इसके लिए ये वैल्यूज जब जनरेट करते हैं, तो वो दो वेव फंक्शन का कॉम्बिनेशन होती है, वो +1 -1 हो सकती है या दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो आपके पास में कुछ इस तरीके के ऑर्बिटल्स मिलते हैं जो आपने पहले भी देखे होंगे। ये कुछ इस तरीके, या फिर आपको कैसा मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा कुछ इस तरह का। या फिर आपने इस तरीके का। ठीक है ना, अब ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारे पास में है pz, जहां पर जो ml है उसकी वैल्यू है 0। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये pxy हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये px हो सकता है या ये py हो सकता है। ठीक है ना, इसको हम px मान लेते हैं, इसको py मान लेते हैं, लेकिन जो ml की वैल्यू है, ये जो ml की वैल्यू है, ये +1 -1 कुछ भी हो सकती है, और यहां पर भी जो ml की वैल्यू है वो +1 -1 कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, और साथ में कई बार आप इस पर देखते हो, इस पर माइनस और प्लस साइन भी लगे होते हैं। ये साइन भी आपको कई जगह पे जब आपने इस तरह के ऑर्बिटल्स बने हुए देखे होंगे, तो वहां पर ये साइन देखे होंगे। अब ये जो साइन है प्लस और माइनस के, ये साइन इन ऑर्बिटल्स पर प्रेजेंट चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। कई बार हम देख लेते हैं कि अच्छा प्लस साइन है, माइनस साइन है, तो ये किसी चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये चार्ज नहीं है, ये क्या है, ये इंडिकेट कर रहे हैं जो वेव फंक्शन हमने लिया है, उस वेव फंक्शन का साइन क्या है। ये जो हमारे पास में वेव फंक्शन आ रहा है ना, इसमें वेव फंक्शन में हम किस तरीके का हमने साइन लिया हुआ है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों कॉम्बिनेशन, या तो ये अलग अलग हो सकता है या ये दोनों का मिक्सचर हो सकता है। ठीक है ना, प्लस माइनस दोनों का मिक्सचर हो सकता है। इसलिए ये जो प्लस माइनस है, जरूरी नहीं है कि यहां पर प्लस होगा या यहां में माइनस होगा, ये यहां पे माइनस भी हो सकता है और इस तरफ प्लस भी हो सकता है।
है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये माइनस प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये वेव फंक्शन के वो जो रीजन है उसका जो साइन है वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं या बता रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप यहाँ पे जो हाइड्रोजन लाइक जो हमारे पास में जितने भी आयंस हैं, है ना, उनका वेव फंक्शन हमने यहाँ पर देखा और उसकी शेप जानने की कोशिश की, क्योंकि हमने वहां पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जब उसको सॉल्व किया तो हमने देखा कि ये दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है और उन दो पार्ट्स में रेडियल पार्ट के लिए हमने ग्राफ्स देखे और जो एंगुलर पार्ट है जो उसका शेप बता रहा है और उसमें हमने 2px 2py या 2pz, ये 3px 3py 3pz या 4px 4py 4pz, मतलब किसी भी तरह का जो शेल है उस शेल में जो px py pz ऑर्बिटल्स है उनका शेप क्या होगा, ml की वैल्यू क्या होगी, किस तरह से वो हमें मिल रही है वो हमें यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको यहाँ पर देखने को मिलती है क्या, कि जो डिफरेंट डिफरेंट pz ऑर्बिटल्स हैं, मैं आपको वहां पे बताना भूल गया, ये जब हमने pz ऑर्बिटल की बात की है, ठीक है ना, तो क्योंकि हमें यहाँ इसके लिए हम श्योर है, ये जो pz है जहां पर ml की वैल्यू 0 है इसके लिए हम श्योर है, तो ये जो pz ऑर्बिटल्स आपको जो अलग अलग मिलेंगे, चाहे वो 2pz मतलब सेकंड शेल का हो या फिर वो 3pz हो या फिर वो 4pz हो, तो क्योंकि उनके जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको जो याद है, हम यहाँ पर ये जो ग्राफ देख रहे हैं, ये जो ग्राफ देख रहे हैं कि एक कर्व के अंदर दूसरा कर्व, ठीक है ना, कि अगर हम बाहर वाले कर्व की बात करते हैं तो इसमें अंदर भी कुछ मैक्सिमास प्रेजेंट होती हैं। यहां पर भी हमने बात किया कि ये जो बाहर वाला मैक्सिमा है जो ग्रीन बेल्ट में है, इसके अंदर भी दो मैक्सिमास आपको ये ब्लू बेल्ट में और ब्लैक बेल्ट में दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये मैक्सिमास अगर हैं तो ये जो इसका शेप आएगा, तो 2pz के लिए जो इसका शेप आएगा, अगर हम यहां पर बात करें 2pz के लिए, 2pz के लिए तो कुछ इस तरीके का शेप आपको देखने को मिलेगा, ये डंबल शेप। ठीक है, लेकिन अगर हम ये है 2pz के लिए, ठीक है, और अगर हम 3pz के लिए देखें इसको, तो 3pz के लिए वैल्यू क्या आएगी, 3pz के लिए वैल्यू आएगी इस तरीके की, एक डंबल और इसके ऊपर एक बड़ा डंबल। ये चीज क्या बता रहा है, हमें पता है ये क्या है, ये है हमारे पास में 3pz, हमें पता है कि एक वेव आती है उसके बाद में फिर वो दूसरी वेव, ठीक है, तो ये जो छोटी वेव आ रही है, ये वाली जो वेव है, ये अंदर वाले pz का जो ऑर्बिटल है डंबल शेप, वो ये शो कर रहा है। ठीक है ना, और ये जो बाहर वाली मैक्सिमा है वो ये वाला जो ऑर्बिटल लोब हमें मिल रही है बाहर वाली बड़ी वाली, वो शो कर रहा है। तो अगर हम इस तरह से, जब ये 2pz के लिए है, ये 3pz के लिए, तो अगर हम 4pz की बात करें तो 4pz कैसा आएगा, 4pz आएगा कुछ इस तरह का, कि ये इस तरह का एक डंबल होगा, फिर उसमें एक बड़ा और फिर उसमें एक बाद में और ज्यादा बड़ा, मतलब जो हमारी कर्व है वो तीसरे उसके लिए इस तरह की आएगी। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला जो आपको दिख रहा है मैक्सिमा, वो ये शो कर रहा है, दिस वन, ये वाला। ठीक है ना, और उसके अंदर जो छोटे मैक्सिमास हैं, ये छोटा मैक्सिमा और उससे छोटा मैक्सिमा, ये अंदर वाले p ऑर्बिटल्स को शो कर रहा है इसके अंदर भी। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके का शेप आता है। हमेशा आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, ये जो आप लिखते हो हमेशा p के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ये 2pz के लिए। अगर आप 3pz लिखना चाह रहे हो तो फिर आपको इस तरीके का p ऑर्बिटल का शेप बनाना पड़ेगा, और अगर आप 4pz के लिए जा रहे हो तो इस तरह से, और अगर आप 5pz के लिए चले जाओगे तो सिंपली ये जो शेप है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का। ठीक है, यहां पर हमारे पास में एक मैक्सिमा और आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि p ऑर्बिटल्स जो हैं वो किस तरह से उनका अपना डिफरेंट शेप होता है। इसी तरह से बेटा हम बात करते हैं d ऑर्बिटल्स के लिए। तो देखो, जितनी एक्सरसाइज हमने s ऑर्बिटल के लिए की, फिर p ऑर्बिटल के लिए की, वही सेम एक्सरसाइज अगर हम d ऑर्बिटल्स के लिए भी करें तो हमें पता है कि जो एंगुलर डिपेंडेंस है d ऑर्बिटल्स की, वो
बिल्कुल जैसा हमने पी के लिए किया या एस के लिए किया, उसके लिए रेडियल पार्ट की तो बिल्कुल सेम आएगी, लेकिन अगर हम एंगुलर पार्ट की बात करें तो एस ऑर्बिटल के लिए तो एंगुलर पार्ट होता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रेडियल पार्ट पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम डी ऑर्बिटल पर ये एक्सरसाइज को करते हैं तो जो पी ऑर्बिटल के लिए हमने एक्सरसाइज की है सेम उसी तरह की एक पैरेलल एक्सरसाइज डी ऑर्बिटल के लिए करने पर सेम उसी तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। और जो एंगुलर पार्ट आएगा डी ऑर्बिटल के लिए, जो डी वेव फंक्शन है उसके लिए, और वो अब आपको पता है कि डी ऑर्बिटल जो है वो 5 तरह के आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? वो आप बोलते हो कि डी एक्स वाई है, या डी वाई जेड है, या डी जेड एक्स है, या फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, या फिर डी जेड स्क्वायर। अब यहां पर m की जो वैल्यू है, ml की जो वैल्यू है, ये ml की वैल्यू क्या हो सकती है? क्योंकि d है तो l की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 2। तो ये +2 हो सकती है, +1 हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, या -2 हो सकती है। लेकिन ये जो 0 वैल्यू है, ये हम श्योर है कि जो हमारे पास में dz² जो ऑर्बिटल है, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? जो सिर्फ और सिर्फ थीटा पे डिपेंड कर रहा है, वो फाई पे डिपेंड नहीं कर रहा। एस ऑर्बिटल जो है वो सिर्फ आर पे डिपेंड करता है। पी ऑर्बिटल जब आप देखते हो तो पी जो जेड है वो थीटा पे डिपेंड करता है, फाई पे नहीं करता। और बाकी के जो पी एक्स पी वाई है वो किस पे करते हैं? थीटा और फाई दोनों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो आर सिर्फ एस करता है ना, एस में सिर्फ आर पर जो है उसकी डिपेंडेंसी होती है। इस पर जो डिपेंडेंसी है ये पी वाई के लिए भी हो सकती है और ये पी एक्स के लिए भी हो सकती है। लेकिन अगर थीटा को अगर हम देखें तो जो पी जेड है वो सिर्फ इस थीटा पे डिपेंड करता है। ऐसे ही जो हमारे पास में डी जेड स्क्वायर है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? आर पे तो करते ही हैं, सभी करते हैं आर पे, तो ये थीटा पे करता है। लेकिन बाकी के और जितने भी हैं, ये वाला डी ऑर्बिटल, ये वाला डी ऑर्बिटल, ये सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो किस पर करते हैं? वो आर पर भी करते हैं, थीटा पे भी करते हैं और फाई पर भी करते हैं। तो जो रियल वेव फंक्शन आएगा वही सेम चीज आ जाएगी कि dz स्क्वायर के लिए, सॉरी मैंने यहां पर इसके लिए बेटा ये है ना, दिस वैल्यू फॉर दिस, तो dz के लिए तो हमें मालूम है कि हाँ ठीक है, इट्स ओके कि या d0 बोल दें या dz स्क्वायर बोल दें, तो वहां पर m की वैल्यू जो है वो 0 है, ml की वैल्यू। लेकिन बाकी के लिए कौन सी वाली वैल्यू रहेगी इसको हम नहीं निकाल सकते, जैसे हम b में नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर भी वही एक इमेजिनरी है, एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू आती है, एक पार्ट आता है। तो जो रियल वेव फंक्शन है सेम उसी तरीके से हम क्या करते हैं, वही लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं ऑयलर्स थ्योरम्स के अकॉर्डिंग, और फिर हमें वो वैल्यूज मिलती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि सब d की जो वैल्यू ml की जो वैल्यू है वो +1 -1 अगर है, या फिर d की वैल्यू +2 -2 है, ये वाली जो वैल्यू है ये तो +1 सॉरी +2 -2 या फिर +1 -1, इस तरह की वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि d की वैल्यू +1 -1 है, तो उस तरीके के जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपका xz हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका dy z ऑर्बिटल। और अगर आपके पास में d की वैल्यू d +2 -2 अगर है, तो वो किसके लिए होगा? तो वो होगा आपके पास में dxy के लिए और dx² -y के लिए। और जो d की वैल्यू d0 है, ml की वैल्यू वहां पे 0 है, वो किसके लिए होगा? वो होगा आपके पास में dz² के लिए। तो इस तरह से आप डी ऑर्बिटल्स को बता सकते हो, और डी ऑर्बिटल्स का शेप आपको पता ही है कि अगर आप इस ऑर्बिटल का शेप जानना चाह रहे हो इसके लिए, तो आप यहाँ पे सिंपली इस तरह का ग्राफ ड्रा कर लो, एक पिक्चर ड्रॉ कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, x और z है, ओके, x और z है, तो x और z कुछ इस तरीके का हो जाएगा आपका,
ये ऐसा और ये ऐसा और एक लोग इधर और एक लोग इधर, और इस पर वही आप दे सकते हो कि सब माइनस प्लस की वैल्यू, ठीक है ना। ये साइन वही सेम जैसे पी ऑर्बिटल में हमने देखा, ये साइन वेव फंक्शन के साइन है, ना कि इन पर प्रेजेंट चार्ज के। तो यहाँ पर जो ml की जो वैल्यू है, इसमें जो ml की वैल्यू है वो क्या है, वो +1 -1 होगी, ठीक है। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है वो आपका dxz है, dxz। और अगर आप ये dyz बनाना चाहते हो तो dyz भी आप बना सकते हो कुछ इस तरीके से। ये आपने बना लिया और ये इसके ऊपर आपने ले लिया इसको, इसके ऊपर ले लिया आपने इसको, ठीक है ना, और इस तरह से, ठीक है। और वही साइन आप कर देते हो यहाँ पे प्लस और माइनस। तो ये जो ऑर्बिटल है वो हमारे पास में है yz। और अगर आप इसकी बात करते हो कि dxz कैसा होगा, सॉरी xy कैसा होगा, तो इसको भी आप बना लो, इसको आप बना लोगे कुछ इस तरह से। इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपके पास में dxy और इसको अगर आप बनाना चाहते हो तो ये कैसा होगा, ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक है ना। अभी इसको ले लो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ये जो हमारे पास में है ये dx² माइनस y² है। और अगर आप इस dz² को देखोगे तो dz² का जो शेप होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है ना। ये प्लस, ये माइनस, माइनस प्लस, ये हमारा अपना dz²। यहाँ पर जो ml की जो वैल्यू है वो 0 होती है, यहाँ पर इनमें ml की वैल्यू जो है वो +1 -1 होगी, और इन दोनों में जो ml की वैल्यू होगी वो +2 -2, ठीक है। सो इस तरीके से हम p ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल्स और d ऑर्बिटल्स को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को ये जो क्वांटम केमिस्ट्री का या क्वांटम मैकेनिक्स का जो पार्ट था ये आपको समझ में आया होगा कि हम कहाँ से चले थे, कि जो हमारे रेडिएशन थे वो रेडिएशन में एक कर्व हमको कुछ इस तरह से मिल गया था, और उस कर्व को हमने जब सॉल्व करना शुरू किया वो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमें मिल रहा था, और फिर हम इस तरह से इन छोटे पार्टिकल्स तक, जो प्लैंक का जो थ्योरी था उस थ्योरी को पकड़ के, और आइंस्टीन ने उसमें जो एक्सटेंशन किया, और उसके बाद में श्रोडिंगर ने, हाइजेनबर्ग ने अपनी बहुत सारी चीजें दी, डी ब्रॉय ने अपनी बहुत सारी चीजें दी, इन सबको लेकर के, ठीक है। तो एटॉमिक पार्ट पर अगर हम किसी एक परमाणु के पार्ट पर देखें तो परमाणु के पार्ट पर जो भी चीजें होती हैं वो लगभग हमने बहुत सारी कुछ समझने की कोशिश की है। अब जो हम बात करेंगे, ये वाला चैप्टर एक्चुअली अब का हो गया है खत्म। इसी में जो दूसरा पार्ट है, क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे थे वो एटम्स के बारे में, वो जो थे वो, अब हम थोड़े से और बड़े पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये एटम्स मिलकर के जब कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो मॉलिक्यूल किस तरह से बनेगा, वहां इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से रहेंगे, उनके जो किस तरह के ऑर्बिटल्स होंगे, तो वो जो बॉन्डिंग है, जो एटम्स आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बनाने के लिए जिस थ्योरी को यूज करते हैं या जिस चीज को यूज करते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक थ्योरी दी कि साहब बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, जो नेचर है बॉन्ड्स का वो किस तरह से होता है। तो वहां पर हमने एक थ्योरी दी थी और वो आप लोगों ने पढ़ी होगी, वो थ्योरी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की।
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या थी, अगर हम इसको ब्रीफ में देखें, हालांकि ये हमारा पार्ट नहीं है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि वो जो हम जो क्वांटम पढ़ रहे हैं उसमें क्वांटम के अकॉर्डिंग जब हम इनकी बॉन्डिंग को समझाते हैं तो हम समझाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारा क्या कहता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है ओवरलैपिंग पर बेस्ड, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैपिंग करते हैं और जो एटम्स हैं वो वहां पर ओवरलैपिंग के थ्रू एक तरह का एक अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच में प्रेजेंट हो जाता है। और जो एटम्स हैं वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो पेयरिंग कर रहा है जो ओवरलैपिंग के थ्रू, उनके थ्रू जो बॉन्ड बना रहे हैं उससे वो एक स्टेबल स्पीसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास में एक ये ए एटम है, एक आपके पास में ये बी एटम है, जब आप इसको पास में लेकर के आओगे तो ये जो ए है वो इस बी के साथ में ओवरलैपिंग करेगा और यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके, ये इनमें एक अट्रैक्शन होगा जो न्यूक्लियस है इनके, इन न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और उसी अट्रैक्शन के बेस पर हमने कहा कि जो एटम्स हैं वो बॉन्डेड फॉर्म में उन मॉलिक्यूल्स में रहते हैं। और ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है, इसमें ये पता नहीं चलता कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ए ऑर्बिटल मतलब ए एटम का है या बी एटम का है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक एटम ए जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, जब ये यहाँ बॉन्ड बना लेगा तो इसमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम का है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज देयर आइडेंटिटी, अपनी पहचान वो खो देता है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन ने तो अपनी आइडेंटिटी खो दी, लेकिन जो एटम्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी यहां नहीं खोते, उनकी थोड़ी बहुत आइडेंटिटी वहां पर बॉन्ड बनने के बावजूद भी रहती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ए और बी जब आपस में मिलेंगे तो इस कंपाउंड में जो ए बी कंपाउंड है इसमें ए के गुण भी होंगे और बी के गुण भी होंगे। जब ये अलग अलग हैं तब तो इनके इंडिविजुअल गुण हैं ही, लेकिन जब बॉन्ड बना लिया तो इनके गुण भी होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप वाटर देखो तो वाटर में क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब पानी के अंदर जो है नाइट्रो हाइड्रोजन का गुण है और ना ही ऑक्सीजन का गुण है, क्योंकि हाइड्रोजन देखो इनफ्लेमेबल है, बहुत ज्यादा ज्वलनशील एक गैस होती है। ऑक्सीजन क्या करती है, उस को जलाने में और ज्यादा हेल्प करती है। लेकिन वाटर जब बन जाता है, जब ये आपस में कंबाइन होकर के एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा तो इसके अंदर आग बुझाने वाली कैपेबिलिटी आ जाती है। तो ना तो उसमें हाइड्रोजन का गुण है जो इनफ्लेमेबल है, ज्वलनशील, और ऑक्सीजन जो सपोर्ट करता है उस कंबशन को या उस वो जो ज्वलनशील गैस है उसको जलाने में। लेकिन वाटर के अंदर इनके किसी के भी गुण नहीं है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि इनमें जो इनके एटम्स के जो गुण हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। फिर इसको समझाने के लिए, और क्योंकि हम जब क्वांटम मैकेनिक्स से भी बहुत सारी चीजें जान पाए थे, तो एक नई थ्योरी हमारे पास में आई जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसे आप शॉर्ट में बोलते हो MOT। हुंड और मुलिकन ने 1932 में इस थ्योरी को दिया था, ठीक है ना। और जो बेसिक आइडिया था इस थ्योरी का वो क्या था कि सब इंडिविजुअल एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मतलब एक, अगर हम इसको माने ए को, तो इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, जो परमाणुवीय कक्षक होगा इस ए का, और इस बी का जो परमाणुवीय कक्षक होगा, ये क्या बनाएंगे, आणविक कक्षक बनाएंगे, ठीक है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स या परमाणुवीय कक्षक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और वो कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, या वो जो मॉलिक्यूल है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, अब बात आती है कि साहब ये जो इलेक्ट्रॉन है ए के पास में या ये जो इलेक्ट्रॉन है बी के पास में, इसका क्या हुआ। तो ये जो मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होंगे, वो
इन दोनों से ही संबंध रखते हैं। उसका संबंध इस ए से भी है और उसका संबंध इस बी से भी है। मतलब एक बॉन्ड को बनाने में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स काम आए, ज्यादातर एक दो ही इलेक्ट्रॉन काम आते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन की जो एसोसिएशन है या इसका जो संबंध है, रिलेशन है, वो दोनों से ही होता है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलती है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? ये सेम उसी तरह से भरे जाते हैं जिस तरीके से किसमें हम भरते हैं, जिस तरीके से हम भरते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। हमें पता है कि पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 2, है ना? तो इस तरीके से एक जो एनर्जी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो सीक्वेंस हमने बनाया हुआ है, उसी तरह का एक एनर्जी सीक्वेंस हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बनाया हुआ है कि जो लोएस्ट एनर्जी का है वो सबसे पहले भरेगा, उसके बाद में जो उससे हायर है वो भरेगा, फिर उससे हायर है वो भरेगा, फिर उससे हायर है वो भरेगा, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल होते जाते हैं। और हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से, कि साहब ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो एक तरीके का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इस तरीके का एक ये इस तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जब आपने इसको इस तरह से बनाया, ठीक है ना? अब वो अलग अलग तरीके का कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो हम आपको अभी थोड़ी देर में मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि वो ऐसा क्यों हो रहा है ना? ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का भी होता है, ऐसा भी आपने स्ट्रक्चर्स जो है आपने देखे होंगे। तो ये जो मॉलिक्यूलर, ये आपके हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मैं इसको एओ लिख के छोड़ देता हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये जो है वो आपके पास में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना? इसको मैं एमओ लिख करके छोड़ रहा हूँ। तो इनके कॉम्बिनेशन से, एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। और हमें पता है कि वेव मैकेनिक्स से कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो किससे हम बताते हैं, उसको हम बताते हैं साई से, ठीक है ना? तो साई जो है वो क्या बताता है? अब साई बताता है, अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, साई को जब हम प्लॉट करते हैं तो साई बताता है इस तरह का एम्पलीट्यूड, ये एक एम्पलीट्यूड। अब ये छोटा भी हो सकता है, ये एम्पलीट्यूड इस तरह का बड़ा हो सकता है, ये एम्पलीट्यूड इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो जब ये एम्पलीट्यूड बता रहा है, ये जो साई है ये क्या बता रहा है? एम्पलीट्यूड बता रहा है। वो जो इलेक्ट्रॉन वेव है या वो जो पार्टिकल वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना है। और इसको जब हम सॉल्यूशन इसका लेते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, तो हमें ये जो वैल्यूज मिलती है उसको हम प्लॉट करते हैं, तब हमें इस तरह के एम्पलीट्यूड्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये तो बात है एटम्स की, लेकिन अगर हम इसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जो हमने एटम पर अप्लाई की और यहां पर साई की वैल्यू या हमने साई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, यही वैल्यू अगर हम किसी मॉलिक्यूल के लिए निकालना चाहे, मॉलिक्यूल भी कैसा? होल मॉलिक्यूल। अब वो छोटा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो कोई बड़ा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो कोई पॉलीमर भी हो सकता है। तो देखो, जब हम किसी एक छोटे से एटम पर उसको अप्लाई करते हैं, और वो भी सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला, सिर्फ हाइड्रोजन वाला, हमने लिखे थे साहब हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शंस, हाइड्रोजन लाइक, मतलब अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जब हम इसको मॉलिक्यूल पर अप्लाई करेंगे, किसी पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पर, तो ये इतना डिफिकल्ट काम है, या एक तरह से आप ये कह सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर एनी मॉलिक्यूल। अब जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते किसी मॉलिक्यूल पे, तो फिर हम पता कैसे लगाएंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम पता कैसे लगाएंगे कि सब मॉलिक्यूल में इस तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके साथ में कंबाइन होता है, ये कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा या वो कोई वीक बॉन्ड बनाएगा, ये हम कैसे पता लगाते हैं? तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए, या ये जो प्रॉब्लम थी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते किसी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसी के लिए, तो इन्होंने साइंटिस्ट ने मिलकर के एक अप्रोक्सीमेशन मेथड निकाला। क्या निकाला? एक अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब ये अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या था? अप्रोक्सीमेट आपको पता है, लगभग। हमें पता नहीं होता, हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेट,
एक लगभग वैल्यू कि ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो एक अप्रोक्सीमेशन मेथड निकाला जिसको हम बोलते हैं, इस मेथड को LCAO मेथड। LCO मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक, और O से है ऑर्बिटल्स। तो ये अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या कहता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो लीनियरली कंबाइन होंगे, और कंबाइन होकर के किस तरीके से हमें वो शेप मिलेगा